आपके चैप्टरों की लेंथ नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं खींच रहा। आप सारे छोटे छोटे चैप्टर, गिनती ज़्यादा है लेकिन चैप्टर छोटे छोटे। अच्छा, इसके बाद मैं काम करता हूँ, इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ा देता हूँ आपको, सेमी कंडक्टर। इंटरेस्टिंग भी है, जल्दी खत्म भी हो जाएगा, ज़्यादा नाटक भी नहीं। थ्योरी थ्योरी है, एक भी न्यूमेरिकल नहीं है चैप्टर में। ठीक है। हाँ, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा उसमें। हाँ, तो बच्चों रेजोनेंस सर्किट में अपन ने एक डायग्राम देखा था करंट का और फ्रीक्वेंसी का। कैसा बना था? लुक्स लाइक पैराबोला, कुछ ऐसा, ऐसा डायग्राम था। जिस सर्किट के लिए मैंने कहा था रेजिस्टेंस क्या था, आर एंड एक्सएल इक्वल टू एक्सी था, याद है? और ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जो मुझे मिल रही थी वो कहाँ पर मिल रही थी? इसको मैं आई नॉट बोल दूँ। ये कहाँ पर मिल रही थी मुझे? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे, जहाँ पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या थी? एफ नॉट इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, ऐसा ही कुछ था, 1/2 पाई रूट एल सी। याद नहीं है क्या तुम लोगों को? ठीक है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अपन ने ये बोला कि इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम है, बट अगर मैं रेजिस्टेंस चेंज कर दूं तो? रेजिस्टेंस चेंज कर दूं तो क्या होगा? हम्म, दो चीजें। इफ आर, मान लो मैं 1 मिनट के लिए चेंज की जगह आर इंक्रीज कर देता हूँ, या फिर आर की जगह मैं कर देता हूँ रेजिस्टेंस 2R, तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा? दूसरा, अगर मैं एक्सएल या फिर एक्सी दोनों में से किसी की वैल्यू चेंज कर देता हूँ तो क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, दोनों चीजों को एक बार समझो। इस ग्राफ पे क्या चेंज आएगा? अगर मैंने आर चेंज कर दिया, हाँ बादल तुम कुछ कह रहे थे, क्या होगा? ये कह रहे थे? हाँ बताओ क्या कह रहे थे? किसने कहा आर से इंडिपेंडेंट होता है? करंट थोड़ी इंडिपेंडेंट होता है, फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है, करंट नहीं है। इसलिए एफ नॉट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन आई नॉट की तो चेंज होगी। और देखो, ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर आई। देखो पहले ये ग्राफ कुछ ऐसे था, अब ये ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा, मतलब आई नॉट की वैल्यू चेंज हो जाएगी बच्चों। आई नॉट चेंज हो जाएगा इस बार, क्योंकि रेजिस्टेंस अपन ने इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा? करंट डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन क्या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज हुई है? नहीं, फ्रीक्वेंसी जो पहले थी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वही है अभी भी, एफ नॉट। बोलो ये बात क्लियर है? समझ में आई कहानी? दूसरी कंडीशन, अगर मैं एक्सएल या फिर एक्सी दोनों में से किसी भी एक को चेंज कर दो, ऐसा नहीं कि दोनों को चेंज कर दो, मतलब कुल मिला के मुझे एफ नॉट की वैल्यू चेंज करनी है। ठीक है, दोनों चेंज करके भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, बट ठीक है हम किसी एक को ही चेंज करते हैं रैंडमली, तो क्या होता है? सोचो, तुम लोग अपना दिमाग लगाओ। शिफ्ट हो जाएगा कर्व, वेरी गुड, किस तरफ? क्या करंट आई नॉट की वैल्यू चेंज होगी? आई नॉट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि एक्सएल इक्वल टू एक्सी होना चाहिए। ठीक है ना? आई नॉट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, बट एफ नॉट की चेंज हो जाएगी, मतलब कि ये कुछ इधर उधर शिफ्ट हो सकता है। फ्रीक्वेंसी आई, पुराना ग्राफ अगर ये रहा होगा तो नया ग्राफ कुछ ऐसा बन सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, बट इन दोनों में देखो आप, आई नॉट की वैल्यू क्या है? सेम है, बिकॉज किस पे डिपेंड कर रहा था? रेजिस्टेंस पर। रेजिस्टेंस दोनों सर्किट में सेम था, बट रेजोनेंस सर्किट के लिए हम लोगों ने क्या बोला था? एक्सएल इक्वल टू एक्सी। तो इस वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। अगर मैंने एल और सी की वैल्यू पहले 10-10 थी, 200-200 कर दी, एक्चुअल में एक्सएल चेंज करोगे ऑटोमेटिक एक्सी भी चेंज होगा, क्योंकि इक्वल रखते हैं ना अपन। तो दोनों की वैल्यूज चेंज कर दी मैंने, और ये हो गया इस बार मेरा एफ नॉट नई वैल्यू। बोलो ये कहानी भी क्लियर? पहले इन दोनों को भी नोट करो, फिर आगे चलते हैं, इसमें ग्राफ की कहानी बहुत ज़्यादा है। क्या हुआ? अच्छा, ग्राफ आ रहा है बेटा समझ में? ग्राफ क्या हुआ? आज तुम आज कैसे वापस पंकज उदास बन गए? ठीक हो?
अच्छा, रेड एफएम का चैनल की फ्रीक्वेंसी क्या है? रेड एफएम, मिर्ची वगैरह कौन कौन से चैनल है? हाँ, कौन कौन से चैनल है? 94.5। कौन सा ये? रेड एफएम। और 93.5 भी है? कौन सा? 94.3? नहीं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। 91.1 ये पॉसिबल है। हाँ, कौन सा? अरे कोई दो के नाम बता दो। हो सकता है। अरे कौन सा ये रेड एफएम, और इसका नाम क्या डालूं? मिर्ची? ऐसे दोनों अलग अलग हैं? अच्छा। और चलो एक नाम ले लेता हूँ, मैं एक नाम और ले लेता हूँ। 91.3, और इस चैनल का नाम रख देता हूँ रोशन। ठीक है, कोई चैनल होगा, रख दिया नाम। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या ये पॉसिबल है? मैंने अभी अभी 2 मिनट पहले बोला नहीं है। क्यों? बिल्कुल फ्रीक्वेंसी के चक्कर में बिल्कुल करीब में है ना। बेटा नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं, पिच कम है। बेटा आपके साउंड का पिच कम है। हाँ बोलो। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी नहीं पढ़ाया? बेटा हिंदी में बोलो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। हिंदी में तो बोल रही। आवाज ही नहीं आ रही ना। तो अभी आ रही मेरी आवाज? हाँ, थोड़ी थोड़ी तो आ रही है, बोलो। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो अभी हमने बोला ना कि कोई पॉसिबल नहीं है, राइट? हाँ, आपने क्या मुझसे बोला था कि क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। कैसे इसमें क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी कैसे लग रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कुछ और ही काम हो रहा है। अब थोड़ा सा आपको रेडियो एफएम चैनल बनाना सिखाते हैं। ठीक है। हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली में प्रॉब्लम यही थी कि ये दोनों ग्राफ पास में नहीं ला सकते आप बहुत ज़्यादा। फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस देखो, पंगा क्या है। पंगा समझो, इसी ग्राफ में एडिट करके बताओ पंगा क्या है। आपने कभी अपने हाथों से घुमाया वो चैनल? तो कभी आप उसको रोटेट करने की कोशिश करना, आप देखना कि एक पॉइंट होता है जहाँ पर वो थोड़ी सी कटी फटी सी आवाज़ आती ज़रूर है। फिर धीरे धीरे आप बढ़ाते हो, फिर एक फिक्स परफेक्ट आवाज़ आती है। फिर थोड़ा सा आगे ले जाओगे, फिर कटी फटी आवाज़ आएगी, फिर गायब हो जाएगा। होता है ऐसा। ऐसा एक्चुअली में इसलिए होता है, किसी भी जो अपने देखो, ये जो रेडियो चैनल आप पकड़ते हैं ना, कैच करते हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी दी होती है ना आपको, ये F0 होती है। ठीक है, पर्टिकुलर एल या सी की वैल्यू के लिए। और पहले तो मैं आपको एल या सी की वैल्यू मेजर करना सिखा देता हूँ, जो आपके उसमें होता है ना, डिवाइस में लगा होता है, वो कैसे अरेंज होता है। ये वो गोला जो आपके हाथ में पकड़ा हुआ होता है, इसके ऊपर प्लास्टिक लगा होता है ना। ठीक है, इसको अपन ने कनेक्ट कर रखा होता है अपने मेन वायर से। मेन वायर से कनेक्टेड है, और इसमें लगा हुआ है ऐसे पिन, एक पिन लगा हुआ है। ठीक। और यहाँ पर बहुत सारे सर्किट लगे होते हैं ऐसे करके। ये सारे कैपेसिटर अलग अलग कैपेसिटेंस के हैं। ठीक है, ये सारे कैपेसिटर अलग अलग कैपेसिटेंस के हैं। ठीक है, और ये सारे कनेक्टेड होते हैं एक ही वायर, जो कि हमारे मेन सर्किट से जुड़ेगा। ठीक है। अब क्या होगा, अब जब इसे मूव करोगे, किसी एक से एट अ टाइम अटैच होगा ये। ठीक है, किसी एक से अटैच होगा। फिलहाल मैं जनरल बता रहा हूँ, बाकी इन जनरल ही बता रहा हूँ। रियल में ये भी नहीं होता है, रियल में कुछ और ही होता है। ठीक है, पर मान लिया ये इससे अटैच हुआ। ठीक है, एक F0 की वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ अलग, इससे अटैच किया कुछ और F0 की वैल्यू आएगी, इससे अटैच किया कुछ और F0 की वैल्यू आएगी। कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा है जिसपे F0 की वैल्यू मान लेते हैं 91.1 आया, और आप गाना सुनने लग गए, सेल्फी मैंने ले लिया आज। ठीक है, बढ़िया गाना है। हाँ, सेल्फी मैंने ले लिया आज, तो वो सुनने लग गए। फिर थोड़ा सा आगे लेकर गए, और आ गया 94.5, दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, है ना। ऐसे गाने बजने लग गए। और एक और भी तो है, वो उसका भाई। नहीं नहीं, अरे वो एक वो बड़ी फेमस सिंगर का भाई भी है ना, जो उसमें। हाँ, वो भी बड़ा अच्छा सिंगर है। हाँ, तो उसके गाने भी अपन ले सकते हैं। कौन सा गाना है बड़ा फेमस? हाँ, नहीं सुने हैं? नहीं, बड़ा अच्छा, वो एक ही वर्ड को बार बार यूज करता रहता है।
हाँ पता नहीं मेरे को, कोई गाना है उसका, मैंने सुना था एक बार, एक ही वर्ड को बस पूरे गाने में उसने उसी को रिपीट करके पूरा गाना बना दिया, पता नहीं क्या बनाया, फालतू में चल रहा है वो। ठीक है, तो चलो ये तो समझ में आ गया। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हम लोगों ने रेडियो चैनल पकड़ लिया। लेकिन रेडियो चैनल रियल में कहाँ से कहाँ तक पकड़ते हैं बच्चों? ये आई नॉट की वैल्यू पे तो बिल्कुल साफ वैल्यू आती है, बट आई नॉट रूट टू से ही चैनल पकड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, आई नॉट रूट टू से ही चैनल पकड़ना शुरू कर देता है। मतलब मैं इस फ्रीक्वेंसी को बोलूँ 1 मिनट के लिए F1, और इस फ्रीक्वेंसी को बोलूँ F2, तो F1 से लेकर F2 के बीच में ये चैनल पकड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, और F0 पर बिल्कुल क्लियर सुनाई देगा आपको। तो सोचो इतनी बगल में अगर मैं दूसरी फ्रीक्वेंसी दे दूं तो इस रेंज में आ जाएगा ना, दोनों चैनल एक साथ नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों में ही क्लियरिटी नहीं रहेगी, इसलिए इतने पास में नहीं हो सकता। तो एक बच्चे ने बोला था, किसी ने, कि सर वो क्या बोला था, 91.2 ऐसा कुछ बोला था, जस्ट बगल में ही। हो सकता है, तो मेरे को क्या, मेरे को कौन सा FM बजाना ही है। मेरे को तो ये आदत और है, मैं गाड़ी चलाता हूँ तो गाने और बंद कर देता हूँ, पसंद पसंद नहीं है मेरे को, शांति से ड्राइव करो। ईयरफोन, उसका रीज़न ये होता है कि क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसीज है ना, ये एक जगह से ब्रॉडकास्ट होते हैं। जैसे मान लो ये आपका एंटीना है, ठीक है, 1 मिनट के लिए मैं पुराना एंटीना बना रहा हूँ जो टीवी का एंटीना होता था, फिर तुम्हारे फ़ोन में भी समझ जाओगे। तो वहाँ से एक टावर से इन्होंने बहुत सारी फ्रीक्वेंसी, सारी फ्रीक्वेंसी एक साथ रिलीज कर दी, जिसको रेडियो स्टेशन कहते हैं। ठीक है, देखो अब कम्युनिकेशन होता कैसे, आपका चैप्टर थर्ड या कम्युनिकेशन सिस्टम का। तो रेडियो जो ऑफिस होते हैं ना, जहाँ पर इनकी शूटिंग वगैरह जो भी करते हैं, हरकतें, वो गाने वाने गाते हैं जो भी है, तो वहाँ से इस चैनल को ये अपना वो भेजते हैं कि हमारा इनपुट ये है, ये उसको ब्रॉडकास्ट कर देते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी पर। जैसे कि रेडियो मिर्ची वाले स्टेशन ने भेजा 94.3 पर, उसको ब्रॉडकास्ट करके चारों तरफ शहर में स्प्रेड कर दिया इन्होंने अपने सिग्नल। अब जो आपका एंटीना है, ये सिग्नल कैच कर रहा है, सिर्फ इसी का नहीं, जितने भी सिग्नल उन्होंने रिलीज किए सारे, और इन सबको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू इसने कैच किया और आपके रेडियो तक पहुंचा दिया। सारे सिग्नल्स, सारे सिग्नल पहुंच गए आपके रेडियो में। अब वो रेडियो कौन सा सिग्नल बजाएगा, जिस सिग्नल पे उसको रेजोनेंस मिल जाएगा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज करते हो। ठीक है, तो जहां पर रेजोनेंस की कंडीशन पहुंच गई वो आपको क्लियरली सुनाई देगा, बाकी सब आउटसाइड हो गए। समझ गए? ये एक्चुअली कहानी होती है इसकी। बाकी ये चीज़ अब आपके सिलेबस में है नहीं, तो इसकी कहानी खत्म है। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक, ये पहले पूरा दे रखा था बहुत अच्छे से। क्या नहीं होगा? देखो इसमें सब लगा हुआ है, यहाँ पर कहीं पे इंडक्टर लगा होगा। एक्चुअली में जैसे मैंने कैपेसिटर लगाया वैसे इंडक्टर कॉइल का भी सिस्टम बनता है, और वो सिस्टम कुछ ऐसा होता है। नहीं नहीं होता, छोड़ो, अभी नहीं बताऊंगा, बताऊंगा ही नहीं, बताऊंगा ही क्या, अपने अकॉर्डिंग दिमाग लगा के बनाओ, नहीं होगा। अपने पास बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें मैं डायरेक्ट इंडक्टर कॉइल को यूज़ कर सकता हूँ, अलग अलग मेथड्स। अच्छा मैं बनाऊँ, देखो इंडक्टर कॉइल, यहाँ तो मैंने कैपेसिटर ऐसे लगाए, अब तुम देखो इंडक्टर कॉइल बना रहा हूँ मैं। एल की वैल्यू तो बढ़ानी है, सीरीज में लगाते गए या पैरेलल में लगा दिया, जैसा भी मुझे चेंज करना है, कम करना है, बढ़ाना है, उस अकॉर्डिंग मैं अरेंज कर दूँ। और ये रहा अटैचमेंट पॉइंट्स, इधर से मैंने फाइनल पॉइंट निकाल दिया। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये इंजीनियरिंग, और ये चीज़ जो है फिजिक्स है। अब आप कैसे अरेंज कर सकते हैं आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा एम्पलीफायर, गाने की बात नहीं कहा, हाँ वो गाना अच्छा है वैसे। क्या नाम है, इमरान खान है। आ, अच्छा गाना है। हाँ लेकिन मैं फिलहाल बोल रहा हूँ एम्पलीफायर। आपने कभी छोटा सा इतना सा एम्पलीफायर देखा है? क्यों? होता ही नहीं है। सही बोल रहे हो, नहीं होता। जनरली एम्पलीफायर का साइज जो आप देख रहे हो फिक्स है, वही होगा, उससे छोटा बना ही नहीं सकता, क्योंकि उसको ऑपरेट करने के लिए एक स्पेस चाहिए होता है उसके अंदर। हाँ
एम्पलीफायर, होल्ड करो अगले चैप्टर में बताता हूँ। वैसे एम्पलीफायर अपने नाम से फेमस है, जो एक वेव चल रहा है उस वेव के एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करने का काम करता है, दैट इज एम्पलीफायर। ठीक है, और ये बनता है ट्रांजिस्टर से। इसलिए रेडियो के पुराने नाम अगर आपने अपने दादी दादा के टाइम के सुने होंगे तो ट्रांजिस्टर बोला करते थे इसे। हाँ, तो ट्रांजिस्टर डिवाइस जो, हाँ वही 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 ट्रांजिस्टर। अब बताऊंगा ना अगले चैप्टर में। ठीक है, तो एम्पलीफाई करने के काम करता है वो। ठीक है, चलो कहानी अब खत्म, आ गई समझ में। थोड़ा सा आगे और चलते हैं अब। हाँ, मैं बताने वाली चीज़ भूल जाऊंगा, रुक जाओ। अगर मुझे F1 F2 पता है तो क्या मैं ओमेगा 1 और ओमेगा 2 भी बोल सकता हूँ? फ्रीक्वेंसी पता है तो ओमेगा भी पता है, और इन दोनों के ओमेगा के बीच के डिफरेंस को बोलते हैं डेल्टा ओमेगा, दैट इज नोन एज बैंड विड्थ। बैंड विड्थ, यही तो होता है बैंड विड्थ। उसकी क्या है, तो एग्जैक्टली मीन पॉइंट तो आपको दे दिया जाता है 94.3। इसके आगे पीछे की वैल्यूज नहीं बताई जाती, वो आप चाहो तो I0√2 से निकाल लो। आपको ये पता है ना कि कहाँ तक वो मैच कर सकता है, I0√2 से लेकर फाइनल I0√2 तक। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा एंड ओमेगा 2 एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बैंडविड्थ। शुरू हो जाओ। हाँ बिल्कुल, डायग्राम बनाओ। वो डेरिवेशन मुझे लगता नहीं आप लोग करोगे, मुझे ही करना पड़ेगा। करोगे, करो यार। पहले ये नोट कर लो बैंडविड्थ वाले कंडीशंस है ना। एम्पलीफायर, हाँ छोटा सा कौन सा होता है? वो तो इनपुट लेता है बस, इनपुट डिवाइस होता है। हाँ हाँ, आहूजा का जो है, हाँ एम्पलीफायर। क्या हो गया गुड़िया, क्या हो गया बादल? सुनने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा दोनों को, क्या हो गया? क्या बदमाशी कर रहे हो? अच्छा, ऐसे नहीं होगा। ये पूरा उससे निकालना पड़ेगा, जेड के फॉर्मूले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, श्रीधर आचार्य लगाना पड़ेगा, फिर ओमेगा 1 ओमेगा 2 निकलेगा। नहीं कर सकते। एल और सी कहाँ से लाओगे, दैट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। दोनों के लिए अलग अलग वेरिएबल क्वांटिटी नहीं हो जाएगी? तुमने तो इस फॉर्मूले में चिपका दिया ना। क्या, हाँ बिल्कुल। चलो हो जाओ शुरू। अच्छा हाँ, फाइनल बात तो बताई नहीं जो तुमने पूछा था डाउट, तो ईयरफोन लगाने के बाद ही वो चलता है। उसका रीज़न ये होता है कि ईयरफोन उसके एंटीने की तरह वर्क कर रहा होता है। हाँ, तो ईयरफोन बिना एंटीने के काम नहीं कर सकता ना, क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी को उसको एब्जॉर्ब करना है, फिर उसे तुम फिल्टर करोगे अपने फ़ोन में। तो ईयरफोन एज एन एंटीना वर्क कर रहा होता है उसमें। तो वायरलेस ईयरफोन से करता है काम। तो क्योंकि उसमें बाहर से मेरे को लगता तो नहीं है, होना चाहिए ब्लूटूथ कर रहा है। तो अगर है तो फिर वो वायरलेस ईयरफोन को एज अ वो काम कर रहा है, एंटीना काम कर रहा है। उसे सिग्नल रिसीव करने के लिए एक डिवाइस चाहिए ना। कई फोनों में आता है जो बिना ईयरफोन के काम कर सकता है। पता है उनमें कैसे आता है? जिनकी मेटल बॉडी होती है ना, उसको एज एंटीना अटैच कर देते पहले ही। प्लास्टिक। देखो अब सब मैंने कहा ना, अलग अलग टाइप की इंजीनियरिंग है। अब जैसे मेरी इंजीनियरिंग करनी होती है ना, मुझे मुझे ये चीज़ अटैच करना होता है, ये तो मेटल के की कर देता है इसको एज एन एंटीना वर्क। मेरे हाथ में, ये इंजीनियर का काम ये होता है। अब वो एंटीना को कैसे लगाता है वो उसके हाथ में है। अच्छा, वायरलेस चार्जिंग वाले फ़ोन देखे आप लोगों ने? क्या वो रियल में चार्जर उसमें अटैच नहीं करना पड़ता? हाँ, तो कैसे करता है वो चार्ज? उसमें पहले से ही यहाँ पर चार्जर अटैच है, पॉइंट अटैच है। ठीक है, और उसके नीचे टेस्ला, इसमें टेस्ला कॉइल लगी हुई है, उस पर बस जाके ले जाके आप रख देते हो।
हर फ़ोन चार्ज भी नहीं होता तो वही फ़ोन चार्ज होगा जिसमें वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। हाँ, तो हो सकता है possible। मैंने कहा ना ये इंजीनियरिंग है, कैसे भी कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में। मेरे पास जब नोकिया का फ़ोन था ना, मैंने उसमें बिना ईयरफोन के चलाया हुआ है। कुछ नहीं, वो कॉपर का वायर डाल दिया उसमें ईयरफोन जैक में, चलता है। हाँ, और आगे वायर जोड़ दिया। हाँ, चलेगा। चलेगा, दौड़ेगा। हाँ, मस्त चलेगा। माइक के लिए होता है, हाँ। तो अब बिना माइक के ये काम नहीं आते। ईयरफोन जोड़ना कौन सा बड़ा काम है। जब भी उसका वो पॉइंट खराब हो जाए तो बस उसको छीलो और उसमें तीनों में अटैच कर दो वायर एक एक करके, बस हो गया। मैंने दिया था उसको सोल्डिंग करने के लिए डांगा को, वो खा गया ईयरफोन ही मेरे। ईयरफोन ही रख लिया उसने। बोला सर बढ़िया ईयरफोन है, मस्त मज़ा आ रहा है। उसके थे वो, बोस के। हाँ, रख लिया उसने। रख ले रही यार तो। क्या चीज़? प्रैक्टिकल? हाँ, स्कूल नहीं करवाता था, मैं करवाता था। मैं करवाता था, वो सब मैं करवाता था। एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए, हाँ, कुछ भी। हाँ, वो, हाँ, झटका खा के दिखाया था प्रॉपर। उसने स्विच ऑन कर दिया था। मैं इधर से मना कर रहा हूँ, उसने स्विच ऑन कर दिया। मैं उसमें मेन उसमें वायरिंग कर रहा था, वो लैंप वाली वायरिंग हटा रहा था ना। तन्मय लोगों को कितने एक्सपेरिमेंट करवाए मैंने, पैरेलैक्स वगैरह जो मेथड तुम लोग पढ़ते हो, वो चीज़ें मैंने एक्सपेरिमेंट करके उसको कैलकुलेट करवाई थी। डिस्टेंस कैलकुलेशन बाय लाइट वेव्स। चलो, कर रहे हो ये डेरिवेशन या मैं करूं? हाँ, मैं ही करूं। चलो, चलो एक हिंट देता हूँ, हाँ। नहीं नहीं, मैं हिंट देता हूँ। हाँ, तो एक काम करो, देखो मैंने ये बता दिया। स्टार्टिंग कहाँ से, आई नॉट बाई रूट टू से है। तो आई नॉट बाई रूट टू को अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो क्या ई नॉट अपॉन आर, आई नॉट की जगह लिख सकते हैं, मैक्सिमम करंट ही तो है। ई नॉट अपॉन आर लिख सकते हैं, तो क्या बन गया, ई नॉट अपॉन आर रूट टू। दैट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन जेड। ई नॉट अपॉन जेड इम्पिडेंस। दोनों को सॉल्व करो, ओमेगा में क्वाड्रेटिक बनेगी, ऑटोमेटिक आंसर आएगा। अभी भी नहीं आया तो मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। रुको, नहीं अब तो मैं कर ही देता हूँ। रुक जाओ, मेरे को रिस्क लेने का इच्छा नहीं है ना, अब तो मैं करके ही मानूंगा। अच्छा, आप लोगों की 11th वाली प्रिपरेशंस कैसे चल रही है? वो भी करते हो, कभी नहीं करते? कर रहे हो ना? मैं तो फिजिक्स की ही नहीं पूछ रहा, मैं सब में पूछ रहा हूँ। शाबाश, ये तो चाहता हूँ मैं। नालायको, थोड़ा बहुत 11th का पोर्शन देखते रहो, थोड़ा बहुत तो कम से कम बने रहना चाहिए 12th के साथ। फिर बाद में तो अक्टूबर से करना ही है। चलो, तो बेटा मैंने कहा आपको आई नॉट बाय रूट टू से ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है, ये मैंने आपको बताया। और आई नॉट बाय रूट टू को क्या मैं ई नॉट बाय इम्पिडेंस जेड, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ।
रेजिस्टेंस इक्वल टू ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, एक्चुअली यहाँ पर इम्पीडेंस है ये, दैट इज इक्वल टू करंट। और इसको अगर आप लोग, क्योंकि इस सर्किट में अगर मैं देखूँ तो सिर्फ रेजिस्टेंस ही तो एग्जिस्ट करता है, एक्सएल एक्स तो खत्म हो गए, तो मैं इस चीज़ को लिख रहा हूँ फिलहाल ई नॉट अपॉन आर, क्योंकि आई नॉट की वैल्यू तो यही थी, ठीक है, इंटू √2 इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर, लिख सकते हैं का होल स्क्वायर। ए नॉट से ई नॉट गुजर गया, ये ऊपर आ गया, ये इधर आ गया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो हो गया आर स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, एक मिनट इसका स्क्वायर थोड़ी था, गलती से कर दिया मैंने, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर होगा तो बच्चों आर 2 आर स्क्वायर लिख सकते हैं, यार स्क्वायर उधर जाके माइनस हो गया, तो मेरे पास बचा फाइनली देखो ये आर स्क्वायर इधर आके माइनस हो गया, तो 2 आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर गया, तो बच्चों बचा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा एल, क्यों करूँ रूट, नहीं करना मेरे को, आसान हो जाता, कर देते हैं यार, रूट कर देते, फिर प्लस माइनस वाला लग, चलो हटाओ, कोई बात नहीं, तुम लोग कौन सा समझते हो इतना। तो r इज इक्वल टू बन गया बेटा रूट करने से ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी, एलसीएम लिया, r इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल माइनस -1 अपॉन ओमेगा सी, इसको इधर चिपका दिया, आर ओमेगा सी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1, इसको भी इधर लेके आ जाते हैं, 0 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस आर ओमेगा सी माइनस 1, और क्या ओमेगा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, श्रीधराचार्य लगा सकते हैं, बेटा रेस तो मत लगाओ यार कम से कम, वेदांश खुद कर रहे हो तो मैं कुछ नहीं कहता। चलो, तो बेटा ओमेगा में क्वाड्रेटिक बनी तो क्या फॉर्मूला होता है, ओमेगा इज इक्वल टू माइनस बी, तो देखो माइनस का आर सी तो प्लस हो जाएगा, प्लस आर सी माइनस प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, आर सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है एल सी, और सी है अपना -1, तो प्लस हो गया, डिवाइडेड बाय 2 एल सी, ओमेगा कैसे आ जाएगा 2 एल सी, ठीक है। ओमेगा की दो वैल्यूज आ गई, क्या क्या, ओमेगा इज इक्वल टू आर सी प्लस रूट ऑफ आर स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 एल सी डिवाइडेड बाई 2 एल सी, और एक आ गया बच्चों ओमेगा इज इक्वल टू आर सी माइनस रूट ऑफ आर स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 एल सी अपॉन 2 एल सी, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसमें से ओमेगा 1 कौन सा, ओमेगा 2 कौन सा है, ये वाला ओमेगा 1, ये वाला ओमेगा 2, बहुत मारूंगा, देखो बड़ी वैल्यू होगी ना ओमेगा 2, प्लस वाली बड़ी होगी, छोटी वाली माइनस, माइनस वाली छोटी होगी, तो ये हो गया मेरा ओमेगा 1, ये हो गया ओमेगा 2, और बैंडविड्थ पूछूँ तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, इसमें से इस टर्म को माइनस करना है, माइनस करोगे तो ये आर सी वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का, तो 2 टाइम्स ऑफ रूट आर स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 एल सी अपॉन 2 एल सी, 2 से 2 गुजर गया, बैंडविड्थ आ गई मेरे पास रूट ऑफ आर स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 एल सी अपॉन एल सी, ये फॉर्मूला आप लोगों को प्लीज़ याद रखना है, ठीक है, बैंडविड्थ का, ये निकालने मत बैठ जाना एग्जाम में। हाँ देखो आई नॉट को ई नॉट अपन आर लिख सकते हैं ना, हाँ तो बस वही लिखा है मैंने, रूट टू एज इट इज छोड़ दिया, हाँ हाँ चाहो तो रख लो, एक्स और एक्स को इक्वल रखोगे ना,
तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं यहाँ पर क्यों नहीं कर रहा था एक्सएल इक्वल टू एक्सी? बेटा इस पे एक्सएल इक्वल टू एक्सी नहीं है, एक्सएल इक्वल टू एक्सी एफ नॉट पर है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 पे थोड़ी है, F1 F2 पे थोड़ी था एक्सएल इक्वल टू एक्सी। ये तो बैंड विड्थ है, कहाँ से कहाँ तक कैच करेगा अपना करंट, मतलब वो चैनल। आई नॉट पे था एक्सएल इक्वल टू एक्सी, तो एग्जैक्टली कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। हाँ गार्गी बोलो क्या कह रहे थे बेटा? एक्सी इज ग्रेटर देन हम्म एक्सी इज ग्रेटर देन, हाँ बिल्कुल, उधर के इक्वेशन को देख के बता रही हूँ। हम्म इस पॉइंट पर करंट है आई नॉट, और इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है आर, क्योंकि इस पॉइंट पर तो रेजिस्टेंस क्या था, रेजोनेंस था ना, तो रेजोनेंस के कंडीशन में इम्पिडेंस कितना था आर के बराबर। और मैंने बोला कि इसी करंट का तो आई नॉट बाई रूट टू दे रहा हूँ तुम्हें, तो मैंने यहाँ पर आई नॉट की वैल्यू चेक कर ली, क्या होती इस पॉइंट पर आई नॉट की वैल्यू क्या रहती, ध्यान से देखो, ई नॉट बाय जेड की जगह इस बार आर होता, तो मतलब ये तो आई नॉट की वैल्यू आ गई। लेकिन मैं सर्किट चेक कर रहा हूँ आई नॉट बाय रूट टू पे, इसलिए यहाँ पर एक्सएल माइनस एक्स ही रखा, और मैंने आई नॉट की वैल्यू तो मेरे पास एज इट इज ना, आई नॉट तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो मैंने यहाँ पर चिपका दिया। अब आई बात समझ? तो आई होप अब आप समझ गए होंगे एफएम चैनल कैसे कैच करता है। अच्छा इसका कहीं पे यूज़ और भी है, अभी भी यूज़ होता है ये इसमें? हाँ वो तो मैंने इमरजेंसी यूज़ बताया था रेडियो का, बट मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये बैंडविड्थ का यूज़ और भी कहीं होता है? आपके फ़ोन के टावर्स भी बैंडविड्थ पे कैलकुलेट करते हैं? सुना था 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हुआ था, उसमें भी यही कहानी आई थी बाहर, बैंडविड्थ बेच दी गई थी यूं ही। कभी टाइम मिलेगा तो मैं और बताऊंगा आपको, जीएसएम सीडीएमए सिम, आपको भी पता है आपका फ़ोन जीएसएम होता है, सिम, सिम कार्ड, सीडीएमए सर्विस तो बंद हो गई अब। सीडीएमए सर्विस क्या होती है, जीएसएम सर्विस क्या होती है? सीडीएमए तुम लोग जानते भी नहीं होगे, मैं यूज़ करता था सीडीएमए सिम पहले, फिर सर्विस ही बंद हो गई तो मुझे हटाना पड़ा, महंगी पड़ती है बहुत। पर उसमें जैसे अब तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अब तो वोल्टी पे कॉल चलते हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था कि तुमने अक्सर सुना होगा दिस रूट इज़ बिजी, रूट बिजी का, अब रूट बिजी नहीं सुनाई देता तुम्हें, पहले होता तो होता सुनता होगा रूट रूट बिजी। क्या होता था पहले बैंड अलॉट किए जाते थे पर्टिकुलर हर एक सिम कार्ड के लिए, जैसे बड़े बैंड में भी छोटे बैंड्स होते थे, तो वो अलॉट किए जाते थे हर सिम कार्ड को। तो कंपनी पैसा बचाने के लिए क्या करती थी कि ये दिमाग लगाती थी कि एक आदमी ऐसा थोड़ी 24 घंटे फ़ोन पे चपका रहेगा, तो एक बैंड को 5 लोगों में अलॉट कर देती थी। और उस बीच में अगर मान लो तुम 5 मेंबर्स में ग्रुप में हो कि कोई एक बंदा बात कर रहा है, दूसरे का रूट बिजी बता देगा, ठीक है, 5 में से कोई भी एक कॉल यूज़ कर रहा है तो इसलिए रूट बिजी आता था। और सीडीएमए में हर एक बंदे को, एक ही बंदे को एक बैंड अलॉट किया जाता था, वो भी इसी सेम सेम समस्या के कारण। ये तो अभी भी होता है, वोल्टी में होता है, बीएसएनएल पे कॉल करो आज भी होगा। क्या व्हाट्सएप कॉल में भी होता है? हाँ, नहीं बीएसएनएल पे कॉल करो हमेशा कोई दूसरा ही उठाएगा, उसके सबसे ज़्यादा बैंड मर्ज होते हैं। फ़ायदा तो बहुत है, AIR 1 लानी है तो बीएसएनएल ही लो, ना तो नेट चलाने का मन करेगा और सामने वाला टॉर्चर होता रहे। मतलब उसने सिम ही बीएसएनएल किस लिए ले रखी है, सामने वाला टॉर्चर कर सके सामने वाले को। अब बताता हूँ तेरे को, आ जा। वैसे अब भी, अब तो खैर काफ़ी सुनने में आया सुधार हो गया बीएसएनएल में। हो गया क्या, कुछ नहीं हुआ? तो वाईफाई कॉलिंग फीचर यूज़ किया करो, वाईफाई कॉलिंग फीचर यूज़ कर सकते हो।
नहीं, वाईफाई कॉलिंग ये होता है कि जैसे अगर आप मान लो वाईफाई के रेंज में हो ना, अब क्या है, सारे कॉल सर्विस जो भी है ना वो इंटरनेट कॉलिंग होती है, चाहे आपके फ़ोन में इंटरनेट रिचार्ज हो या ना हो, इंटरनेट कॉलिंग होती है। इसको वोल्टी बोलते हैं। तो अगर आप वाईफाई के रेंज में हो ना, तो आपके मान लो आपके घर में टावर नहीं आते, सिग्नल्स नहीं आते ढंग से, तो आप वाईफाई से कनेक्टेड हो, आपके घर पे वाईफाई लगा रखा है आपने, तो आपके फ़ोन में वाईफाई कॉलिंग फीचर चालू कर दो, तो क्या होगा, इंटरनेट कॉलिंग ही तो हो रही थी, अब वो टावर की जगह आपके वाईफाई से कॉल ट्रांसफ़र कर देगा, तो नेटवर्क अच्छे हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ आप जब तक वाईफाई से कनेक्टेड हो। क्या? ईसी? ई सिम? हाँ। ई सिम एक्चुअली में कुछ नहीं है, तुम्हारा सिम कार्ड, तुम क्या सोचते हो जो इतना बड़ा सा सिम कार्ड लेते हो, तो वो सिम कार्ड होता है, उसमें छोटी सी चिप होती है, वो होता है सिम कार्ड। ठीक है, उसके भी अंदर छोटी सी पार्ट, छोटा सा पार्ट होता है। तो वो चीज़ क्या करते हैं कि अब कुछ कंपनियों ने क्या कर दिया, फ़ोन के अंदर इनबिल्ट कर दिया उसे, और उसका एक नंबर होता है सिम कार्ड का, फ़ोन नंबर नहीं, सिम कार्ड का एक नंबर होता है, उस नंबर को, जिसको फ्रीक्वेंसी मतलब वही, कौन सा बैंड इसको अलॉट किया गया है, कौन सा बैंड अलॉट किया गया, IMI नंबर तो फ़ोन का होता है, कौन सा बैंड अलॉट किया गया है ये सिम कार्ड का नंबर होता है। तो वो नंबर उस फ़ोन के लिए पहले से गिवन है तुम्हें, कंपनी के पास जाओगे जिससे सिम सर्विस खरीदनी है, वो तुम्हारा वो नंबर लेगा और उस बैंड पे अपनी कंपनी का सर्विस अलॉट कर देगा। इसे ई सिम कहते हैं। हाँ, वो ज़रूरी भी है, होना चाहिए इंडिया में भी, इतना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हम लोग। क्यों ई सिम से क्यों प्राइवेसी जाएगी? ई सिम कुछ नहीं है, ई सिम एक सिंपल सा फिनोमेना है कि आपको आपका फ़ोन खोल के सिम नहीं निकालना पड़ेगा, पहले से सिम आई हुई है उसमें, और कुछ नहीं है उसमें भी सिम है अंदर रखी हुई है, जो आप कभी निकाल नहीं सकते। एक टॉपिक मुझे क्लिक खत्म कर लेने दो, मतलब टॉपिक तो क्या ही है, ट्रांसफार्मर बता दिया था ना मैंने, क्यू फैक्टर बताना है बस। हाँ, लिखो फटाफट क्यू फैक्टर, ये टॉपिक खत्म करते हैं, फिर उसके बाद तुम लोग के सारी कम्युनिकेशन सिस्टम का डाउट ही खत्म कर देता हूँ, कैसे इंटरनेट काम करता है, क्या सर्विसेज होती है। फ्रीक्वेंसी उसमें जितना ज़्यादा इसको शार्प बनाते जाएंगे ना, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी कम होगी, उतना ही ज़्यादा ये कर्व शार्प होता जाएगा, और जितना ये कर्व शार्प होगा, उतने अच्छे से फ्रीक्वेंसी कैच करेगा। बिल्कुल, वर्टेक्स जितना ज़्यादा ऊपर जाता जाएगा ना, उतने अच्छे से काम करेगा, तो अब रेजिस्टेंस मिनिमाइज कर, यही काम सर्विसेज कर रही हैं, 2G 3G 4G 5G 6G, वो लोग बस इतना सा काम कर रहे हैं। कुछ पूछना है? क्यू फैक्टर? क्यू फैक्टर, इसको क्वालिटी फैक्टर भी बोलते हैं ना, क्यू फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर। देखो ये वाली कहानी जनरली क्यू फैक्टर में ही निकालते हैं, बट मैंने आपको पहले बता दी है पूरी बैंडविड्थ वाली। तब क्यू फैक्टर की कहानी बस इतनी सी बची है, लिखो Q इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस L, वोल्टेज अक्रॉस L, ब्रैकेट में लिखना, और C, ब्रैकेट क्लोज, एट रेजिस्टेंस, सॉरी, एट रेजोनेंस डिवाइडेड बाय अप्लाइड वोल्टेज। वोल्टेज अक्रॉस L या फिर C, L या फिर C क्यों बोला मैंने, क्योंकि दोनों इक्वली तो होंगे, ठीक है ना, रेजोनेंस की बात कर रहा हूँ ना, तो L बोलो या C बोलो, तो वोल्टेज अक्रॉस L या C डिवाइडेड बाय अप्लाइड वोल्टेज। तो एक बात बताओ, रेजोनेंस की कंडीशन में अप्लाइड वोल्टेज कितना होगा, रिएक्टेंस कितना, इम्पिडेंस कितना होता है रेजोनेंस में, आर ही तो होता है बस, तो बस सिंपल आपसे बोला है मैंने, I0 XL/I0 R, दिस इज नोन एज Q। तो देखो Q इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस L, क्या होगा, I0 XL डिवाइडेड बाय I0 R बोल सकते हैं,
आई नॉट साइन नॉट गुजर गया, एक्सएल ओमेगा एल डिवाइडेड बाय आर हो गया क्यू। लेकिन क्या ओमेगा को रेजोनेंस के कंडीशन पे, अरे छाप लेना यार, 1/√LC लिख सकते हैं इंटू एल बाई आर, और ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया 1/√L/C। आपकी इच्छा थी नहीं सर यहाँ पर एक्सएल मत रखो, यहाँ पर ओमेगा सी एक्स सी रखो, रख दो, कौन मना कर रहा है। Q इज इक्वल टू आई नॉट एक्स सी डिवाइडेड बाई आई नॉट आर, आई नॉट से आई नॉट गुजर गया, एक्स सी को 1/ओमेगा सी रख सकते हैं, पहले से आर प्रेजेंट था, ओमेगा कैन बी रिटर्न एज 1/√LC, तो इसमें 1/√LC मतलब ऊपर चला जाएगा, तो Q इज इक्वल टू √LC अपॉन RC, और ये बचा बच्चों 1/R√L/C, दोनों में से किसी को भी यूज करो सेम बात है, ठीक है। यूनिट क्या होगी इसकी, क्यू फैक्टर की, क्यों होगी भाई, वोल्ट बाय वोल्ट कर रहे हैं, होगा ही नहीं, यूनिट लेस क्वांटिटी है, ठीक है। हाँ अब तुम लोग अपने डाउट शूट करो, क्या क्या पूछना चाहते हो। इंटरनेट कैसे काम करता है, ट्रांसफार्मर मैंने करवा दिया था लास्ट क्लास में, स्किन इफेक्ट बता दिया था। हाँ एलसी सर्किट बच्चों मैंने जो देखा है अभी फिलहाल सिलेबस में नहीं है, मिल रहा है मुझे कहीं पर, सिलेबस में नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप लोगों को लगता है तो बता देना, मैं करवा दूंगा एलसी ऑसिलेटर, ठीक है। हाँ गुड़िया, वायर से ही काम करता है, तुम्हें लगता है तुम फ़ोन वायरलेस यूज़ कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें लगता है, नहीं है, नहीं है वायरलेस, अभी देखो दिख जाएगा, बताऊँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारा फ़ोन, हाँ समुद्र के नीचे बिछी हुई, बिल्कुल सही बात है, हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही बात है, और सिर्फ ऐसे थोड़े बहुत वायर नहीं बिछे हुए, ऐसा पूरा नेटवर्क बना हुआ भयानक वाला, दिखाऊं, गूगल पे ज़रा देखो, सर्च करो वर्ल्ड ऑप्टिकल फाइबर मैप, अभी बोलूँगा तब।